आधी अपनी जवानी जेल में काटी है और आवारा कलाशनकोफों में 7 साल कैद हुई है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। मैं मुकाबले से भागने वाला नहीं हूँ। इन्होंने बदमाशी की है, ये मसला थे, 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है। सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में। और ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया है। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि हथकड़ी को अपना जेवर, जेल को अपना ससुराल और मौत को अपनी महबूबा समझने वाले शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो अपने उस बयान के बरक्स जो है वो सख्त गुस्से में और परेशान दिखाई दिए, तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने K3 पावर प्लांट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है और इससे पाकिस्तान को जो साफ़ बिजली भी मिलेगी और साफ़ तवानाई भी मैसर होगी। 1100 मेगावाट बिजली का बताया जा रहा है इसके, जबकि मजमूई तौर पर जब हम एटमी तवानाई की बात करते हैं तो हमें 2200 मेगावाट बिजली जो है इससे फराहम होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने CPEC मंसूबों पर तेज़ी से काम करने की भी बात की है और पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान है और बिलखसूस ईंधन की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो ओवरऑल इस इशू पे भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की और जो अपनी हिकमत अमली की वजाहत की है उसका भी जिक्र करेंगे। साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज IGKP ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये बताया है कि CCTV फुटेज जो है वो सामने आ गई है और ख़ुदकुश हमला आवर का जो है वो उसकी शनाख्त भी हो गई है और IG का ये भी कहना था कि वो उस नेटवर्क के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। आज गुफ्तगू करते हुए IGKP के आप दीदा भी हो गए। इसके साथ साथ शहरी रहमान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ सियासतदान भी हैं, मारूफ रहनुमा हैं, उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं गुज़िश्ता 10 साल के हवाले से और दहशत गर्दी के हवाले से, KPK की हुकूमत के हवाले से, यानी PTI और इमरान खान के से कुछ सवालात उन्होंने किए हैं। वो सवालात क्या हैं और उनके जवाब कौन दे सकता है या किस तरह से PTI से जो जवाब जो वो मांगे जा रहे हैं कब वो इसका जवाब देंगे, इसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसके साथ मरियम नवाज साहबा ने भी आज जलसे से ख़िताब किया है और उन्होंने ये जिक्र किया है कि बड़े मियाँ साहब जो है उनकी आमद जो है वो अब महीनों नहीं बल्कि चंद हफ्तों की बात है। चंद हफ्तों में मियाँ नवाज शरीफ वतन में मौजूद होंगे, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है, उन्होंने रिज़ाइन किया, उनके हवाले से भी मरियम नवाज साहब ने ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो उनके सीनियर हैं और उनकी सरपरस्ती में जितने भी सीनियर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी सरपरस्ती में काम करना वो अपना एजाज़ समझती हैं। तो ओवरऑल इस सूरत हाल पर भी जिक्र करेंगे। जातरीन साहब, सबसे पहले शेख रशीद साहब का वो बयान खासा आज फिर दोहराया जा रहा है जो उन्होंने काफ़ी पहले दिया था और उन्होंने कहा था कि हथकड़ी जो है वो हमें अच्छी लगती है। हथकड़ी के हवाले से मौत को महबूबा करार दिया था, जेल को उन्होंने ससुराल करार दिया था। तो अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से बात करते रहे, बहुत गुस्से में दिखाई दिए और बहुत ज़्यादा उन्होंने रिएक्शन, उन्होंने कहा इसके बाद ये हुकूमत नहीं बचेगी, बड़े जज्बाती दिखाई दिए हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब ने जेल को ससुराल कहा। ससुराल जाते हुए आदमी की ये कैफियत नहीं होनी चाहिए, फिर हौसला होना चाहिए। जब आप एक बात करें तो आदमी को डट जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं कि आपने मज़ाहमत करनी है और किसी चीज़ पर खड़े हो जाना है तो फिर लोग खड़े हो जाते हैं। तारीख़ में बहुत बड़ी तारीख़ है हमारी। आप देखें शेख रशीद साहब की आज की बात पे भी मैं बात करता हूँ, लेकिन एतजाज़ ये, जब एक दफ़ा जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने इनको कलाशनकोफ केस में पकड़ा और जनरल बाबर ने ये कहा अपने इंटरव्यू में, मैं एक उस वक्त उर्दू रोज़नामे में था, जनरल नसीरुल्लाह बाबर वज़ीर दाखिला थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जब मैंने इनको पकड़ा तो हमें इनकी चारपाई बाथरूम के साथ लगानी पड़ गई थी, ठीक है। और फिर ये बहावलपुर जेल में गए, एक बहुत सीनियर अखबार नवीस होते थे इरशाद हक्कानी साहब, वो भी उस दिन इनको मिलने के लिए वहाँ गए हुए थे जेल में, मैं भी इनको मिला। और ये वहाँ जेल में भी वो महबूबा वाली बात और वो ससुराल वाली बात नहीं थे, बल्कि इनकी आंखों में आंसू थे। और आज भी इनकी जो कैफियत है, जिस तरह ये गालियाँ दे रहे हैं, देखें
आप प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी के बारे में जो मर्जिया कहते रहें, लेकिन वो जेल भी शान से जाते हैं। वो घबराते नहीं हैं कि जब वो आप देखें जेल से जब वो जा रहे होते हैं, स्टिक उन्होंने हाथ में पकड़ी होती है, सिंधी टोपी पकड़ी, मुस्कुरा के जा रहे होते हैं। उन्होंने कभी ये घबराने की बात ही नहीं की। और फिर वो बहुत तवील अरसा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल लंबी जेल काटने वाले वो कैदी हैं मौजूदा जो सियासतदानों की फहरिस्त है उनमें। बिल्कुल अब आप पहले जो बातें करते रहे हैं, देखिए बातें कह देना और कर देना और फिर उस पर अमल दरामद कर देना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक आप कहते हैं, बात करते हैं, और दूसरे पे आप अमल करते हैं। शेख रशीद साहब जब से गेट नंबर 4 बंद हुआ और ये महरूम हुए गेट नंबर 4 के फैज़ से, जो इनको पहले मिलता था सियासत में, उसके बाद इनकी अब ये हालत हो गई है। अब इनकी हालत देखें कि ये गालियाँ पे उतर रहे हैं। जेल जाने के लिए आपका फिर उतना ही हौसला होना चाहिए जितना आप कहते हैं। आप गिनाते हैं कि या खान की जेल मेरा, फ़लाँ की जेल मेरा, फ़लाँ की जेल मेरा, आवारा कलाशनकोफों की जेल में मैंने सज़ा काटी। तो अब आप कानूनी रास्ते आपके सामने खुले हुए हैं, आप जाएं। अख्तर जान मैंगल साहब चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, तो मैं उनका एक इंटरव्यू करने गया, तो उन्होंने मुझे बलूचिस्तान में एक जगह है मच्छ जेल की मिर्ची वार्ड के बारे में जो वाक़यात उन्होंने मुझे सुनाए, जहाँ वो भी बंद रहे, सरदार अताउल्लाह खान मैंगल भी, बहुत सारे और बलोच लीडर बंद रहे, वो वहाँ रहे। लेकिन आज तक आप यकीन करें कि वो लोग, भुट्टो साहब फांसी चले गए, और उनके भुट्टो साहब के बारे में जो आखिरी किताब लिखी है, भुट्टो के आखिरी 323 दिन, कर्नल रफ़ी ने, उसमें जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वो किस शान से तख्तादार पर गए। ठीक है। तो शेख रशीद साहब ये कहते हैं, तो फिर हौसला भी रखें थोड़ा सा। ये तो शेख रशीद साहब है, इनके पॉलिटिकल, फिर उस पर मैं बात पॉलिटिकल मैटर। अच्छा, अब जो इनकी ये गिरफ्तारी हुई है उसमें जाहिर है उसमें कहा गया कि कलाशनकोव भी थी, शराब भी बरामद की गई, दीगर जाहिर है वो जो दफात हैं वो लगाई गई हैं टेक्निकली। अब सवाल ये है कि बुनियादी मामला तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक सदर, चूँकि आपने जिक्र किया है और शेख रशीद साहब का भी जिक्र हुआ है, जरदारी साहब की आपने मिसाल दी है, तो ये केस भी उन्हीं से मुताल्लिक है जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने ये कहा था कि मेरे पास तो सबूत मौजूद हैं, मुझे बुलाएं, कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं। ये बयान खुद इमरान खान साहब ने भी दिया था, जिस पर रिएक्ट किया पीपल्स पार्टी ने, हर जाने का नोटिस भी उनको दिया है। तो अब पीपल्स पार्टी क्या गुस्से में आ गई है कि इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करवा लें? ये बयान तो सियासी तौर पर आते रहते हैं। मैं आपको अर्ज करूँ, बात यह है कि ये बयान बहुत संगीन है। मैं आपको अर्ज करूँ ना कि ये बात इतनी सादा नहीं है जो इमरान खान साहब ने कही है। वो मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं, सदर रहे। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं, और मुल्क का जो वजीर आज़म है वो ये कह रहा है। इसका मतलब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई, और फिर अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप अगर किसी पर आपका एतबार नहीं है, तो आप जाएं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब उमर अता बंदयाल साहब के सामने वह सारे सबूत रख दें कि जनाब ये देखें, ये मुझे मरवाना चाहते हैं, इस पर एक कमीशन बनाए, वो इंक्वायरी हो जाए, जो उसमें इन्वॉल्व हो वो फिर उसके खिलाफ एक्शन हो जाए। ऐसे कह देने से आप यकीन करें कि मुल्क के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। आसफ अली जरदारी साहब के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो खान साहब का जो कहना, और फिर शेख रशीद साहब जिस तम धड़क से वो बात करते हैं, आज वो तम धड़क मुझे नज़र नहीं आई। ठीक है, मैं गया हुआ था जब वो रिमांड वगैरह की बात हो रही थी वहाँ अदालत में, तो शेख रशीद साहब का मुराल वो वाला नहीं था जो वो होता था उनका। आपको याद होगा जैसे वो जलसों में कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी, और वो वाली सूरत तुम तुराक, वो है जो अक्सर खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उनको बिल्कुल कोई चीज़ वो नज़र नहीं आ रही थी। ये तो शेख रशीद साहब की सियासत जो है उसकी वजह से उनके साथ ये हुआ। लेकिन दूसरा इसका जो हिस्सा है वो ये है एतजाज़ कि ऐसे मुकदमात नहीं होने चाहिए। सही, ठीक है, ऐसे मुकदमात जो हैं वो कभी भी किसी भी दौर में हुकूमत के लिए ठीक नहीं होते। हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाए मामलात को। लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं ये बार बार ये कोशिश कर रहे थे, बार बार ये इस किस्म की बातें कर रहे थे कि इनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हो। जब आप ये कर रहे हैं ख़ुद और आपके ख़िलाफ़ कुछ हो गया, देखिए आपके पास अगर आप सबूत हैं, आप चले गए ना, आपके पास सबूत हैं, आप रखें कोर्ट में कि जनाब ये इमरान खान साहब के पास सबूत हैं, कोर्ट को आज कहें कि जी बुलाएं इमरान खान साहब को और वो कहें कि सबूत पेश करें, ये सबूत हो जाएंगे और उसके बाद शेख साहब तो बरी हो जाएंगे। क्योंकि शेख साहब का अपना पहले बयान है कि मेरे पास ठोस सबूत मौजूद है। कल खान साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए वीडियो लिंक के खिताब के जरिए कहा कि उनके पास बड़े ठोस सबूत मौजूद हैं जो अनडिनाएबल हैं, तो यकीनी तौर पर मुतल्लिका प्लेटफॉर्म पे वो पेश करने चाहिए।
और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का भी ये वर्जन सामने आया है कि वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि सच और झूठ जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि हम पे ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोई केस नहीं बनाया शेख साहब पर और ना ही हुकूमत ने पकड़वाया, बल्कि उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो बात की उसमें उसके पस मंज़र में उनका अपना वो केस भी था। उन्होंने कहा हमने शेख साहब पर ना तो 15 किलो हीरोइन डाली है और ना ही उनकी पसलियाँ तोड़ी गई हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया, वो इतने घबराए हुए क्यों हैं? तो इसके पीछे राना सनाउल्लाह साहब की अपनी गिरफ्तारी और उन पर जो मंशियात का केस डाला गया था वो है। तो आज उन्होंने उस बात को दोहराते हुए बाकायदा ये रिएक्ट किया। एक जानिब वो कह रहे हैं हुकूमत ने नहीं बनाया और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हमने वो वाला केस तो नहीं डाला। तो ये क्या एक जैसी बातें हैं दोनों, या आप समझते हैं कि तजाद है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, एतजाज बात ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राना सनाउल्लाह पर झूठा केस बना था, ये तो साबित हो गया था ना। और वो एक मिनिस्टर थे, आपके दोस्त हैं, जो कहते हैं अल्लाह को जान देनी है, वो किधर हैं आज? वो जो कहते थे कि हमारे पास वीडियो सबूत भी हैं, हमारे पास ये भी हैं, और राना सनाउल्लाह जो हैं वो मंशियात का कारोबार करते हैं। और इतनी, आप मुझे बताएं एतजाज साहब, क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी जिसको ये पता हो कि हुकूमत उसको वॉच कर रही है, उसके फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसका चलना फिरना हर चीज़ मॉनिटर हो रहा है, और वो 15 किलो हीरोइन जो है अपने साथ रख के सफ़र करेगा? क्या ये मुमकिन है? मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक जर्नलिस्ट थे रहमत शाह अफरीदी जी, उन पर भी एक केस हो गया था मंशियात का। तो उनके बेटे ने यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रहमत शाह अफरीदी की। उसने कहा कि क्या हमें अगर हेरोइन कोई चर्च का स्मगलिंग करनी है तो हमारे पास ट्रेलर और ट्रांसपोर्ट थोड़ी है कि मेरा बाप लेके रहमत शाह अफरीदी लेके जाएगा। तो राना सनाउल्लाह जो मॉनिटर हो रहा था, जो एक एक चीज़ उसकी चेक की जा रही थी, वो आदमी जो है अपने साथ मंशियात लेके जाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने ये किया। राना साहब ने खुद कहा, राना साहब ने ये बात मुझे भी कही, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। राना साहब ने कहा कि पहले वो इस्लामाबाद में मेरे लाजिस पे रखना चाहते थे, लेकिन वहाँ पुलिस वाले डीएसपी और एसपी ने कहा भाई हम ये नहीं कर सकते, हमारे लिए ये मुश्किल होगा, तो फिर उन्होंने वहाँ कर दिया। वो तो सामने आ गई सारी चीज़ें। अब इनकी जो शेख रशीद साहब हैं, इन पर अगर कोई बंदूक डाली गई है या इन पर कोई शराब की बोतल जो वो कह रहे हैं पकड़ी गई है, या जो क्लाशनकोव पकड़ी गई है, अगर इनकी नहीं होगी डाली गई, तो हकायक ये कोर्ट में पेश करेंगे। राना साहब ने भी पेश की है ना कोर्ट। तो राना सनाउल्लाह खान को इतने घबराए हुए नहीं थे जेल में। जैसे मैंने आसफ अली जरदारी साहब की मिसाल दी, मियाँ नवाज शरीफ अपनी बेटी को उंगली पकड़ के आए, एयरपोर्ट पर उतरे, सीधा जेल चले गए। लोग जाते हैं जेल। देखें, जब इस तरह आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसमें जेल जाते हैं लोग, चाहते भी कबूल करते हैं, लेकिन इतने घबराते नहीं हैं जितने शेख रशीद साहब घबरा गए और गालियाँ दे रहे हैं अपने मुखालफिन को। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अब उनको शेख रशीद साहब जब कभी बाहर आएँ तो ये अब बात उनको मेरे ख्याल में जेब नहीं देगी कि वो कहें जी जेल मेरे ससुराल है और हथकड़ी जो है वो मेरा जेवर है। क्योंकि आज जिस तरह कल वो पकड़े गए और जो उन्होंने कल गालियाँ दी और आज जो कुछ उन्होंने बातें की, ये फिर इस तरह के लोग नहीं देते, वो फिर बड़ा दिल रखते हैं, वो फिर और लोग होते हैं। प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी जब भी जेल में गए हैं, आप यकीन माने कभी उन्होंने किसी के बारे में आपने सुना कि इस किस्म की गुफ्तगू की नहीं? वो बड़े जाहिर है उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। यकीनी तौर पर ये मनाजर हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा सामने आते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और जो असल मामला है वो है ज़ाहिर इस मुल्क में तवानाई का बहरान है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज K3 प्लांट का इफ्तिताह भी किया, और एटमी बिजली जो है ज़ाहिर है हमारी इस वक्त जब हम जिक्र करते हैं बिजली का, तो बिजली भी महंगी भी है और अवेलेबल भी नहीं है, लोड शेडिंग भी है, और उसमें जो फिर ईंधन का इस्तेमाल है तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत का मामला सामने आ जाता है। उन्होंने आज ये इफ्तिताह भी किया, और इफ्तिताह करते हुए ये जिक्र किया कि हमें आगे बढ़ना होगा अब सोलर पावर की तरफ, हाइडल पावर की तरफ और कोल की तरफ, क्योंकि हम 27 अरब डॉलर का तो सिर्फ ईंधन जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है उससे कारखाने भी चलते हैं और दीगर मामलात भी हैं, तो हम उससे बचत कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या मौजूदा हुकूमत या वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं, इनके प्लान का आगे हिस्सा है? सी पैक को वो तेज़ कर सकेंगे, नए जोन्स बना सकेंगे? इतना वक्त है इस हुकूमत के पास? देखिए एतजाज़, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब से मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं उनकी कोशिश यही है। पिछली दफ़ा भी जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो सारे जो तवानाई के मंसूबे थे उनको लुक आफ्टर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ ही कर रहे थे, देख रहे थे, हर जगह जा रहे थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी मुआशी हालत अच्छी नहीं है। तमाम डॉक्टर कैसर बंगाली हों, हफीज़ शेख साहब हों और जितने बड़े माहिरीन हैं वो सारे यही बात कह रहे हैं ना कि मुल्क की मुआशी हालत अच्छी नहीं है, इम्पोर्ट बिल को कम किया जाए। इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है और उसमें सबसे ज़्यादा तेल है,
ठीक है, कम किया जाए उसको कम करने के लिए मुतबादल आज प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो सोलर और ज़्यादा उसको कर रही है, और ये भी मतलब वजारत ख़जाना के हुकाम ने भी, वाटर एंड पावर के भी कुछ लोगों ने ये बताया कि हुकूमत जो है वो बहुत आसान कर्ज़े देना चाह रही है लोगों को, और जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी, जो घर जिनको अपने घर पे सोलर प्लांट लगाने उनके लिए भी एक जल्द प्राइम मिनिस्टर जो है ये इस पर अनाउंस करेंगे कि जनाब आप बैंक से जाएं बैंक में अपने कागजात घर के जमा कराएं, या और बहुत ही जो है ना वो आसान प्रोसेस करके लोगों को कर्ज़े दे रहे हैं कि लोग अपने घरों पे सोलर लगाएं। और जो नई कॉलोनियाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, नए घर बन रहे हैं, उनको भी ये बैन किया जा रहा है कि जनाब आप जो हैं वहाँ पर फौरी तौर पे अपना इंतज़ाम करें, सोलर लगाएं। और ये एक अच्छा इकदाम है। देखें, हम फंसे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम फंसे हुए हैं मुआशी बहरान में, तवानाई का बहरान है, लोड शेडिंग है, अब आगे महीना 2 महीने के बाद आपको पता है गर्मी, और फिर जिस इलाके से मेरा और आपका ताल्लुक़ है वहाँ तो आपको पता है अभी से ही गर्मी जो है वो शुरू हो गई है। तो ये गर्मियों में प्रेशर और बढ़ेगा। तो उसके लिए हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पर लाया जाए, मुतबादल तवानाई पर लाया जाए, या मुतबादल ज़राए से लोगों को बिजली फराहम की जाए, ताकि ये जो मसाइल हैं इनको कम किया जाए या इन पे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने आज नहीं ये किया, और ये एक अच्छी बात है, ये इफ्तिताह किया गया। यकीनी तौर पर हमें मुतबादल ज़राए जो हैं वो तवानाई के उनकी जानिब देखना चाहिए। सोलर की आपने बात की, उसमें एक बड़ा सवाल जो है वो ये था कि सोलर जो प्लेट्स हैं या सोलर पावर के बिजली पैदा करने की वजह से, पहले तो ये मंसूबे का हिस्सा था और ये वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा था कि सरकारी इमारतों पर जो है वो सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी, लेकिन अभी तक उस जानिब नहीं बढ़ा गया, बल्कि वो टेंडर हुआ उस पर भी एक खबर सामने आई हुई थी कि उसमें कोई दिलचस्पी सामने नहीं आई, और ना ही वो काम अभी तक हो सका है, उसका आगाज़ नहीं हो सका। ये सवाल का मैं जवाब आपसे लूँगा। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम वज़ीर आज़म के एनर्जी के जो मुतबादिल मनसूबा जात हैं जिसका वो जिक्र करते हैं उनका कर रहे थे। मरीम नवाज़ साहबा का भी अभी जिक्र करेंगे, उनने भी गुफ्तगू की है, और सियासी माज पे क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता से पेवस्ता सजाद तरीन साहब, ये सवाल आपके लिए छोड़ा था कि ऐलानात तो किए जाते हैं, वज़ीर आज़म साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, वैसे चले इफ्तिताह किया गया, ये तो एक अच्छा प्रैक्टिकल स्टेप है, लेकिन सोलर की आप बात कर रहे हैं, आप आसान कर्जा जात की बात कर रहे हैं, और ये उम्मीद है इस कौम की इस वक्त कि कम से कम बिजली बहरान से निपटने का ये आसान तरीका है, लेकिन सरकारी इमारतों पे जो लगाई जानी थी प्लेट्स वो अभी नहीं हो सकी। नहीं, तो वो इसलिए कि थोड़े से पैसों की कमी है ना, तो इंशाल्लाह IMF से हो जाएगा मामला, होने वाला है, मामला बहुत तेज़ी से आगे चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इस तरफ जाना पड़ेगा। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ नहीं है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जाना होगा। महंगा तेल से हम बिजली बनाकर नहीं बेच सकते, ये हमारे लिए एक मसला है। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो जो काम कहते हैं वो करते हैं, और आपको कुछ अर्से बाद ये नज़र आना शुरू होगा। सिर्फ IMF से इनका मुआहदा होने दें और चीज़ें थोड़ा सा IMF के साथ आगे चलने दें, फिर आप देखें सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहबा का जिक्र करें, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी ख़िताब किया, आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुफ्तगू की, और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो अहम बातें की हैं सियासी तौर पर जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी का बड़ा इंतज़ार है। और हम हर साल में देखते हैं, कभी जावेद लतीफ़ साहब और कभी कोई और कारकुन जो है नून लीग के, वो कोई तारीख देते हैं कि मियाँ साहब फ़लाँ तारीख को आ रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कोई तारीख तो नहीं देती, जब तक टिकट कंफर्म नहीं होती मैं तुम्हें तारीख नहीं देती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चंद हफ्तों में मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे। तो क्या बताया नहीं जा रहा, कुछ प्लान का हिस्सा है, या अभी ये भी वही बयान है? ऐसी कोई बात नहीं। देखें, सियासत जो है ना, एतजाज़ मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ठीक है। अब माहौल बनाना है, जो पहले था वोट को इज़्ज़त दो और एक उनका बयानिया बना हुआ था, वो अब बयानिया बनाना है, पार्टी की तंजीमें नौ करनी है। इस पर मरीम नवाज़ साहबा ने काफ़ी काम शुरू कर दिया है, और आपको पता है शायद खाकान अब्बासी साहब भी रिज़ाइन कर गए हैं, कुछ सीनियर इस पर नाराज़ भी हैं। तो वो अब पार्टी की एक तंजीम नौ हो रही है, वो जब मुकम्मल हो जाएगी, और उस दौरान मरीम जो हैं वो मरीम नवाज़ साहबा वो पूरे मुल्क में, पूरे सूबे कम अज़ कम पंजाब में घूम के और वो एक कैंपेन का माहौल बनाएंगी। जब वो माहौल बन जाएगा और उसके लोगों को लोग चार्ज हो जाएंगे ना जी, उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ आके अपना परड़े का जो वज़न है वो उस पर डालेंगे, और फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगली इलेक्शन कैंपेन जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ के बगैर नहीं लड़ी जा सकती, ये मुस्लिम लीग को भी पता है। लोग जो हैं
वो मियाँ नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, और मुस्लिम लीग का जितना वोट है ना वो शहबाज शरीफ का है ना वो किसी और का है, वो मियाँ नवाज शरीफ का है। सही। तो लोग मियाँ नवाज शरीफ को चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो आप देखेंगे कि फिर वो कंपेन भी चलाएंगे। अगर मियाँ साहब नहीं आते तो मुस्लिम लीग की जो कंपेन है उसमें वो कंपेन में रंग ही नहीं बन सकेगा। जल्द से बड़े कर देना कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें एतजाज़ आप हज़ारों के जलसे करें, लेकिन उन जलसों को आगे वोटों में तब्दील करना कि वो अगले दिन वोट भी जाएं और वोट पोल भी करें, ये एक बहुत बड़ा फ़न है। और ये मियाँ नवाज शरीफ जानते हैं, उन्होंने पहले भी मतलब बहुत सारी सीटें जो हैं वो जीती हैं, कई दफ़ा वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मतलब ये तो क्रेडिट है ना उनको। तो इसीलिए वो मरीम नवाज साहबा एक माहौल बना रही हैं। ठीक है, जब सूरत हाल चार्ज हो जाएगा, माहौल बनेगा, तो फिर वो आ मियाँ जाएंगे। नवाज शरीफ भी अच्छा, आ अब जाएंगे। जाहिर है जब वो हफ्तों का जिक्र कर रही हैं तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि मियाँ साहब की वापसी जो है अब जल्द मुमकिन है, या ये हफ्ते बढ़ते ही जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल ये क्योंकि महीना तो जाहिर है फिर एक अब महीना। कोई टाइम तो है नहीं जी। अक्टूबर में अगर इलेक्शन होने हैं तो टाइम तो बहुत कम रह गया है, ठीक है। तो जाहिर है ये हफ्तों में, मतलब 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 15 हफ्तों में मियाँ साहब ने आना ही आना है। अगर मुस्लिम लीग ने अगला इलेक्शन जीतना है तो फिर मुस्लिम लीग के लिए ये ज़रूरी है कि वो मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाएं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो मुहिम चलेगी उसकी क़यादत करें। वरना बाकी जो ये लीडर हैं, ये पहले भी आपने देख लिया है, तो इनके लिए अवाम इतना नहीं निकलती, ना इतना बात करती है। मियाँ साहब का आना वो मुस्लिम लीग नून की जो कामयाबी है वो उससे जुड़ चुका है। मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, इनकी कंपेन भी बनेगी, और ये सारे लोग जानते हैं, अगर मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, तो ये मुस्लिम लीग वाले भी जानते हैं ना। यकीनन। तो इसीलिए ये और वो माहौल जो बना रहे पंजाब हैं, में सूरत हाल हुई उसके बाद राना इसीलिए सनाउल्लाह का भी ये बयान इसीलिए सामने लाहौर आया। माहौल बना रहे हैं, और फिर मियाँ साहब आएंगे। अच्छा, अब इसमें एक और बात जो मरियम नवाज साहबा कर रही हैं, वो आपने भी अभी जैसे जिक्र किया कि सीनियर क़यादत जो है नून लीग की वो नाराज़ है मरियम साहबा को ओहदा देने के हवाले से। अब वो क्या स्पेस दी गई है या नाराज़गी है, ये अपनी जगह पे एक सवाल है, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने कहा कि वो ये एजाज़ समझती हैं कि उनकी क़यादत में वो काम करें। अब यकीनी तौर पर यह भी एक गुम की सिचुएशन है, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आमिर वसीम साहब। आमिर वसीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आमिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तो हमने अभी डिस्कस किया है शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, आप क्या समझते हैं कि ये एक सियासी नौयत का मुकदमा है जिसका जिक्र खुद बड़े जज्बाती अंदाज में शेख साहब कर रहे हैं, या ये सूरत हाल जो है टेक्निकली आप समझते हैं कि इसको इसी तरह ही आगे बढ़ना था, ये नेचुरल है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये नेचुरल है और टेक्निकल है, क्योंकि इस मुल्क में हमेशा से हम यही देखते आए हैं, गिरफ्तारियां जब होती हैं, अगर सिर्फ बयान की हद तक बात है तो इमरान खान साहब ने भी यही बयान जरदारी साहब के हवाले से दिया हुआ है, उन पर क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा। और फिर फवाद चौधरी ने तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बात कही, आजम सवाती साहब ने भी जो है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की, तो ये हम सारा कुछ देखते आ रहे हैं। जब इससे पहले भी ये होता रहा है, जब नून के लोग थे, जावेद लतीफ के ऊपर भी मुकदमा बना जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी। और आपको हमारी पुलिस की वर्किंग का भी पता है, एक साबिक वजीर दाखिला के ऊपर हाथ डालना इतना कोई आसान काम भी नहीं है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो मेरिट पर है, जो भी है। तो मैं नहीं समझता, मैं तो इसको सियासी तौर पर ही देखता हूँ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में इस तरह की गिरफ्तारियां होना, और फिर जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको मुख्तलिफ शहरों में घुमाया जाता है, और कभी लाहौर, कभी आजम सवाती साहब को तो बलूचिस्तान भी ले गए। तो ये चीजें होती हैं और इसका मकसद भी हम सबको पता है क्या है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए अगर हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। बयानबाजी, इल्जामात जो हैं सियासतदानों को भी दायरे नहीं देने चाहिए, इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं कम अज कम ये नहीं देखता कि ये कोई टेक्निकल है, ये सारा पॉलिटिकल ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आमिर वसीम साहब, ये भी तो सूरत हाल है ना कि एक वो साबक वजीर दाखिला हैं, एक साबक वजीर आजम हैं, और वो कहते हैं हमारे पास ठोस सबूत हैं कि आसफ जरदारी साहब ने किसी एक इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम को जो है वो पैसे दे दिए हैं। फिर इसका क्या करे हुकूमत? नहीं, बिल्कुल आपने सीखा, उनको इस तरह के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। और लेकिन इसमें जो मैं समझता हूँ अदालतों का रोल है। हमारे मुल्क में जो डेफेमेशन के लॉज हैं, आपको याद है निहाल हाशमी साहब ने भी एक बयान दिया था, तो उनको अदालत ने तलब किया था और बुलाया था जब उन्होंने जजेस के हवाले से बात की थी। तो अदालतें हमारे मुल्क में मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अदालतें अपना उस तरीके से रोल अदा नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। अगर अदालतें डेफेमेशन केस का जो लॉ है उसको सही मायनों में इम्प्लीमेंट करें तो मेरा ख्याल है काफी हद तक हमारे मुल्क में जो बयानबाजी और इल्जाम तराशी है
इस पर भी सियासतदान जो है फिर सोच समझ के बोलेंगे। तो इल्जाम है, और इस मुल्क में ये तो एक रिवायत रही है, आपको भी मालूम है, मैं और आप इतने अरसे से सियासत कवर कर रहे हैं। क्या जरदारी साहब पर ये पहली दफा इल्जाम लगा है? जरदारी साहब पर तो कुछ लोग बेनजीर भुट्टो के मर्डर का भी इल्जाम लगाते हैं। तो इल्जाम की हद तक तो ठीक है, नहीं लगाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका इल्जाम दुरुस्त है या गलत है, लेकिन इस किस्म की इल्जाम तराशी को जब आपने रोकना है तो उसके लिए फिर अदालतें हैं। हमारी पुलिस का जहां तक रोल है, मैं नहीं समझता कि हमारी पुलिस इतनी अच्छी हो गई है और इतनी एक्टिव हो गई है कि वो सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर पे बयान देने पर जनाब वो गिरफ्तारी भी डाल दे वो और मेरिट पर फिर गिरफ्तारी करे। चले इसी पे आमिर साहब, आप क्या समझते हैं? हमने देखा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी गिरफ्तारियां हुई, उस वक्त भी ज़ाहिर है यही डिस्कशन थी, और आप जैसे जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो यही बात कर रहे थे कि सियासी मुकदमात नहीं होने चाहिए। अब वक्त तब्दील हुआ तो शेख साहब को भी ये सामना करना पड़ा, फवाद चौधरी साहब को भी सामना करना पड़ा, आज़म सवाती साहब का भी आपने हवाला दिया है। ये तो एक बदकिस्मती है जिसको हम देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया कि अभी हमने कोई 15 किलो हीरोइन तो नहीं डाली और ना पसलियाँ तोड़ी हैं, तो जाहिर है ये भी एक रिएक्शन है जो उनकी जानिब से सामने आ रहा है। तो अब आप क्या समझते हैं, टिट फॉर टैट हो रहा है? बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं मालूम टिट फॉर टैट हो रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो इमरान खान साहब ने तो बाहर आके अब ये कहते हैं कि जी उन्होंने तो ये सारा किया ही नहीं था, ये कहीं और से हो रहा था। तो अब अगर ये भी कहीं और से हो रहा है तो अब इस हुकूमत को, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में ये भी कहा है कि हुकूमत इसके पीछे नहीं है। अगर हुकूमत नहीं है तो फिर वही जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, क्या हमारी पुलिस एकदम इतनी एफिशिएंट हो गई है कि वो महज एक बयान के ऊपर और इतनी एक्टिवली, तो इस तरह की तो बेशुमार बयान निकल आएंगे। और मैंने भी इमरान खान साहब की को मिसाल दी है। इमरान खान साहब ने क्या यही बात नहीं की जो शेख रशीद अहमद ने की है? उन पे क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? तो ये सारी चीजें हमारे सामने है, डबल स्टैंडर्ड्स जो नजर आ रहे हैं। हाँ, हुकूमत को वजाहत करनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी और पीएमएल इस पर दोनों मुश्तरका तौर पर हुकूमत में है, और इनका हमेशा से ये दावा अभी रहा है कि हम इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करते, तो इनको क्लीन इससे बाहर आना पड़ेगा। हालांकि इनका माजी यही है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ करते आए हैं, 90s की सियासत में हमने देखा है एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के काम ये करते आए, लेकिन बाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद और उसके बाद 2013-18 के बाद हमने देखा कि इसमें वाकई एक फर्क पड़ा था, नजर आया था हमें। लेकिन अब इस वक्त जब ये दोनों पार्टीज मिलकर हुकूमत कर रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है, ये वही कुछ हो रहा है जो पीटीआई कर रही थी। हम उस वक्त, आपने बिल्कुल सही कहा, हम उस वक्त भी इसके खिलाफ बात करते थे, डॉन एडिटोरियल्स भी इस पे लिखते थे कि सिर्फ बयान के ऊपर और गद्दारी के मुकदमे बनाना और इस तरह के तरीके से पुलिस का एक्शन करना और लोगों के घरों में कूदना, ये बिल्कुल गलत है, और वो अगर माजी में गलत था तो आज भी बिल्कुल गलत है। ठीक है आमिर वसीम साहब, ये शेख रशीद साहब कहते थे कि जेल मेरा ससुराल है, लेकिन आज वो मुझे बड़े घबराए हुए लग रहे थे ससुराल जाते हुए, इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल है ससुराल तो कोई भी खुशी से नहीं जाता सजाद तरीन साहब, तो लेकिन बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब जो है, मुझे नहीं मालूम आज वो क्यों घबराए हुए थे, या तो उनको कोई और भी खदशा होगा, और क्योंकि वो खुद वजीर दाखिला रहे, हो सकता है उन्होंने कोई नई टेक्निक पुलिस में इस तरह की इंट्रोड्यूस कराई हो जिससे अब उन्हें डर लग रहा हो कि उन्हीं के ऊपर ही ना वो इस्तेमाल हो जाए। तो लेकिन सियासतदानों के लिए जेल जाना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती, इतनी बड़ी बात नहीं होती। और शेख रशीद अहमद साहब तो आपको याद है क्लाशनकोव केस में ही जेल में भी रहे हैं, भावलपुर जेल में भी रहे हैं। तो उनके लिए मैं नहीं समझता कि इसके लिए कोई उनको परेशानी की बात होनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों इतना रिएक्ट किया है, क्या किस बात का उनको डर खौफ है, ये मैं नहीं समझता। ये जज्बाती क्यों हो गए? अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा भाई साहब, अब क्या आप ट्रेंड क्या देख रहे हैं? ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब जाहिर है पीडीएम की हुकूमत है या इत्तेहादी हुकूमत है, और दूसरी जानिब पीटीआई सामने है, ये नज़र आ रहा है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब आपको आइंदा की क्या सियासी सूरत हाल और सियासी मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सियासी मंजरनामा तो हमारे मुल्क में मैं तो ये समझता हूँ कि तकरीबन एक जैसा ही मैं देख रहा हूँ, सिर्फ चेहरे तब्दील हो जाते हैं, और लेकिन जो हरकतें हैं, जो 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 जिस तरह की कार्रवाइयां होती हैं वो इसी तरह ही होती रहती है। असल सवाल अब यह है कि जो इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, इसमें पंजाब और केपी में जो इलेक्शंस होने हैं और इस तरह जो मुल्क में जनरल इलेक्शंस होने हैं, अब सारी सूरत हाल जो है वो हमारे जो गवर्नर्स अभी तक डेट नहीं दे रहे हैं, और उस हवाले से जो एक मुल्क में क्यास की सूरत हाल पैदा हो रही है, एक आईनी जो है एक बहरान मुझे पैदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि आइन में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शंस को डिले करें, और अगर 90 दिन में इलेक्शंस नहीं होते तो फिर क्या होगा, और अल्टीमेटली बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मामला अदालत के हाथ में जाएंगे। तो जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, तो पीटीआई मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त फिलहाल मेरी अपनी जाती तौर पर राय है कि वो एक बड़ी तहरीक चलाने के इस वक्त पोजीशन में नहीं है। जो माजी में इन्होंने लॉन्ग मार्चेस में बहुत जल्दी जल्दी इमरान खान साहब ने कॉल दी और जिस तरह से एब्रप्टली उनको खत्म किया, तो उसके बाद उनका जो वर्कर है जो थोड़ा बहुत निकला भी था, तो वो भी अब बहुत डिसहार्ड हुआ बैठा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पोजीशन में है।
लिहाजा जब भी इलेक्शन की कोई डेट्स आएंगी या कोई ये सूरत हाल आइंदा 2-4 दिनों में जब क्लियर होगी तो उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम इस बात को असेस कर सकें कि सियासी जमातें आइंदा का क्या लाए अमल करती हैं, क्या वो दोबारा कोई एजिटेशन की कॉल देती हैं या ये आमिर जी। वसीम साहब, आप ये बताएं कि क्या इलेक्शन के बाद ये जो क्राइसिस आपको आज नजर आ रहा है ये खत्म होता नजर आता है, ये खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसी तो नहीं है। जो माशी बहरान है खास तौर पे, ये तो एक इसके तो बड़ा आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, और हमारे जो सियासतदान है जो इनका रवैया है उसको देखते हुए तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब ये मिल बैठने कोई तैयार नहीं है, इतना बड़ा पेशावर में वाकया हुआ उसके बाद भी हमने देखा जिस किस्म की बयानबाजी हुई, और यानी अगर हमारे जो सियासी लीडरशिप है उनको अपने इस बहरान की नौयत का, उसकी सीवियरिटी का अंदाजा ही नहीं है और वो मिलके बैठने को तैयार ही नहीं है, तो फिर कैसे क्राइसिस हल होगा? इलेक्शन, सिंपल इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन, मैं नहीं समझता। लेकिन हाँ, इलेक्शन के बाद क्योंकि एक दफा जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको नए सिरे से एक 5 साल का मैंडेट मिलेगा, तो अगर उस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है और सियासतदानों को कोई एहसास भी पैदा होता है और वाकई सियासतदान मिलकर बैठते हैं, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो नई हुकूमत आई वो कुछ कर सकेगी। लेकिन बज़ाहिर जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस किस्म की माशी हालात हैं, जिस किस्म के सियासी हालात हैं, और जिस किस्म के सियासी हालात में हम गुज़िश्ता पीटीआई की गवर्नमेंट ने हमें डाल दिया है, ये बयान पोलराइजेशन जिस तरह की हो गई है, इसके बाद तो मुझे बहुत ही अफसोस के हालात साथ ये खासे कहना मुश्किल पड़ रहा है दिखाई कि दे रहे हैं। जी, बहुत मुश्किल शुक्रिया, दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। फॉलोअप स्टोरी करेंगे हम पेशावर साने के हवाले से, और उस पर जो आज बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उसमें आईजी केपी ने ख़ुद आकर ये ख़बर दी और ये बताया कि बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई जो कि तमाम चैनल्स पे आपने भी यकीनी तौर पर देखी है, सोशल मीडिया का भी हिस्सा है, कि किस तरह से खुद कुछ हमलावर आता है पुलिस वर्दी में और वो हेलमेट में था। पहले वो मोटरसाइकिल खड़ी करता है, फिर पुलिस एहलकार उसको रोकता है, वो मोटरसाइकिल हटाने की बात करता है, वहाँ से हटा के वो पार्किंग में खड़ी करता है और उसी वर्दी में वो मस्जिद में दाखिल होता है। ये भी बताया गया कि इससे पहले जुम्मे के रोज़ भी ये शख्स आया था, मगर हाई सिक्योरिटी की वजह से उस वक्त शायद ये अपनी कार्रवाई नहीं कर पाया। लेकिन आईजी ने यह बताया कि वो इसके बाद अब इस नेटवर्क के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। अच्छा तरीन साहब, ये एक डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं कि इसका बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था कि क्या सामने आता है, इब्तदाई तहकीकात क्या कुछ कहती हैं और फिर तहकीकात के बाद हम कहाँ तक जाते हैं। अब ज़ाहिर है जो नेटवर्क के करीब पहुँचने की बात कर रहे हैं उस पर हिकमत अमली के लिए पार्लिमान को और हुकूमत को देखा जा रहा है। देखिए, इस हवाले से एक तो कौमी सलामती की कमेटी का इजलास होने वाला है और वो अंदर 1-2 रोज़ 4 रोज़ में कहीं हो जाएगा और उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि ये जो कार्रवाई हुई है इसके ख़िलाफ़ फिर रिएक्शन कैसा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि जिस लेवल की उन्होंने कार्रवाई की है उससे बड़ा लेवल का रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि रिएक्शन ना किया जाए और आप मुज़ाकरात किए जाएँ। अभी वो मुज़ाकरात के हामी हैं और बड़ी अहम पोस्टों पे लोग वो बैठे हुए हैं। जो कल एक पेशावर में ब्रीफिंग थी और उसमें हमारे पार्लिमान के जो मेंबरान थे उनको ये कहा गया कि जी ये मुज़ाकरात होने चाहिए। मेरा ख्याल है उनकी तरफ से बहुत सख्त क्वेश्चन भी हुए। बात ये है कि क्या अब कोई मुज़ाकरात, जो लोग ये कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ, क्या कोई गुंजाइश रह गई है मुज़ाकरात की? हमारे नौजवान, हमारे बच्चे शहीद हो गए हैं और हमारे वो आए हैं और आके उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के जो लोग पुलिस वाले थे 100 का बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है, उन्होंने अपने टारगेट पे किया और हम ये कहते हैं कि नहीं जी मुज़ाकरात। मैं समझता हूँ अब कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। फैसला रियासत ने करना है, कौमी सलामती कमेटी में होगा। लेकिन मेरी ये ज़ाती राय ये है कि इन लोगों के साथ बिल्कुल ये कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए, इन पे एक्शन होना चाहिए। देखें, बात ये है हमारे पास दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज मौजूद है। हम दुनिया को ये कहते हैं कि हम एटम बम रखते हैं, हम एटमी ताकत हैं, कहते हैं ना जी, हम दुनिया को हमारे पास है। और एक ऐसा हो जाए जनाब कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हमारे पास, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी हैं हमारे पास, जिन्होंने जहाद अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े मतलब कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, वो हमारे पास, और एक आदमी उठता है और वो आके जनाब ये कर देता है और उस पर हम रिएक्शन ना करें। मैं समझता हूँ जो लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं वो मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फैसला रियासत ने करना है और मुज़ाकरात हमने करके देखे, मुज़ाकरात, हाँ,
हम जो मुज़ाकरात करते हैं, जिस तरह खान साहब मुज़ाकरात करते रहे हैं, हमारे मुज़ाकरात को ये समझा जाता है, हमारी कमज़ोरी समझा जाता है और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा जाता है। मैं समझता हूँ अब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कौम का सब्र जो है ना वो ख़त्म हो गया, बड़ा सब्र कर लिया जब हमने। हमारे बच्चे पेशावर में देखें क्या हुआ, और उसके बाद अब तो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना जी, क्वेश्चंस का बहुत आपने सारे बिल्कुल क्वेश्चंस हो रहे हैं कि जनाब लोग कैसे गए और कैसी चीज़ें हैं। आपने मुज़ाकरात का जिक्र किया और ख़ान साहब मुज़ाकरात के बड़े हामी हैं और रहे हैं और वो करते रहे हैं। क्वेश्चंस की आपने बात की, शहरी रहमान साहब ने सवालात उठाए हैं, कमोबेश 10 सवालात उन्होंने उठाए हैं और उन्होंने ये सवालात इमरान खान साहब से पूछे हैं, पीटीआई से पूछे हैं जो मुज़ाकरात की हिमायत की बात करते हैं। और शहरी रहमान साहब ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का यह ख्याल है कि सख्त एक्शन किया जाए। अगर आप इजाज़त दें तो वो पहले तो वो 10 सवालात जो हैं जो उन्होंने पूछे हैं जिसका जवाब पीटीआई को देना चाहिए, और ये कौम से मुतालिक हैं, ये आप और मेरे मुतालिक हैं, इस मुल्क की सिक्योरिटी और अमन व अमान से मुतालिक हैं। शहरी रहमान साहब ने यह सवाल पूछा है कि इमरान खान बताएं कि उसामा बिन लादेन को शहीद किसने कहा था, एक सवाल है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किसने किए, सजा याफ्ता दहशतगर्दों को सदारती मुआफ़ी किसने दिलवाई। चौथा सवाल उन्होंने पूछा कि दहशतगर्दों को किस मकसद के लिए सदारती मुआफ़ी और रिहाई दी गई। तीसरा उन्होंने कहा कि जवाब दिया जाए कि क्या सजा याफ्ता दहशतगर्दों की रिहाई के हवाले से पार्लिमान को एतमाद में लिया गया। मुल्क में दहशतगर्दों के दफ्तर खोलने का ख्वाहिशमंद कौन था। जवाब देना होगा कि 30 से 40 हज़ार जंगजुओं को पाकिस्तान में कौन लाना चाहता था। उन्होंने 8वें नंबर पर यह पूछा है कि क्या इन जंगजुओं को पाकिस्तान में आबाद करने की इजाज़त पार्लिमान से ली गई थी। 9वें नंबर पर उन्होंने यह सवाल उठाया है कि अगर नहीं तो क्या उनको मुल्क में आबाद करने का फैसला इमरान खान साहब का ज़ाती फैसला था। और 10वें नंबर पर उन्होंने बड़ा अहम सवाल पूछा है कि दहशतगर्दों को रियायतें देने के बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा क्यों हुआ है। एतजाज़ ये जो आपने 10 सवाल शहरी रहमान साहबा के पढ़े हैं, ये सवाल जो हैं ये कोई मैं और आप या कोई आम आदमी नहीं कर रहा, ये वफाकी काबीना में शहरी रहमान साहबा हैं और बहुत ज़िम्मेदार खातून हैं। शहरी रहमान साहबा पहले भी फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हैं, एम्बेसडर रह चुकी हैं और बहुत ज़िम्मेदार हैं और बहुत ज़िम्मेदारी से बात करती हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि किसी आम आदमी ने कोई चीज़ घड़ ली है, ये कर लिया है, हुकूमत का हिस्सा है और बहुत बहुत हुकूमत और बहुत अहम वजीर है हुकूमत की। उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। अब इन सवालात का जवाब पीटीआई को चाहिए था कि वो आज शाम को फवाद चौधरी साहब और दीगर जो उनके हमनवा हैं वो बैठकर या इमरान खान खुद शहरी रहमान साहबा के इन सवालों के जवाब देते। ये नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जो शहरी रहमान साहबा ने सवालात आज उठाए हैं, इन सवालात का जवाब पीटीआई को और इमरान खान नियाजी को देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी। ये सवालात उठते रहेंगे, ये बात नहीं है। ये सवाल जो है सिर्फ शहरी रहमान साहबा के नहीं है, ये सवाल इस साने में जो पेशावर में हुआ उसमें जो 100 ख़ानदान मुतासर हुए हैं और 200 ज़ख्मी हैं, तो कमोबेश 300 ख़ानदान जो मुतासर हुए हैं उनके सवाल हैं, आपके सवाल हैं, मेरे सवाल हैं, इस कौम के सवाल हैं, जो खौफजदा है उनके सवाल हैं कि भाई फिर बताएं फिर अमन अमान क्यों कायम नहीं हुआ। एतजाज़ साहब, ये उन बच्चों की माओं के सवालात हैं जो पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हो गए जी। बच्चों को ज़िबा कर दिया गया, बच्चों को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं देखा जा सकता। जो वो माएँ जिनके उस उम्र के बच्चे थे उन्होंने कई के दिन खाना नहीं खाया, शहरी रहमान भी एक माँ है। शहरी रहमान ने ये जो सवालात उठाए हैं, हालांकि आजकल वो उनको कुछ चोट आई हुई है, ज़ख्मी हैं, लेकिन उन्होंने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया। उन्होंने एक नई डिबेट शुरू की है। शहरी रहमान के ये जो सवालात हैं, मैं समझता हूँ ये एक नई डिबेट का दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने। और अब ये जो डिबेट नई शुरू होगी, इसमें किसी को तो जवाब देना होगा ना। एतजाज़ साहब, ऐसे नहीं हो सकता और ऐसे नहीं सिस्टम चलते कि आप किसी चीज़ का जवाब ना दें और आप कहें जी सब हम ठीक कर रहे हैं। ये ठीक कर रहे हैं आप? 100 लोग हमारे मारे गए हैं, हमारे नौजवान मारे गए हैं। 100 ख़ानदान के पीछे कितने लोग होंगे? वो 100 ख़ानदान है पूरा जी, और एक एक ख़ानदान में 4-4, 5-5, 10-10 लोग, 7-7 लोग हैं मौजूद। आप ये बताएं, ये जो शहरी रहमान साहबा ने सवालात उठाए हैं, इन सवालात का मैं समझता हूँ कि पीटीआई को जवाब देना होगा और पीटीआई जवाब दे दें। जनाब आरफ अलवी साहब जवाब दे दें, प्रेसिडेंट हैं इस मुल्क के, उन्होंने माफ़ी दी है ना जिनके बारे में माफ़ी का जिक्र किया, वो कोई जवाब दे दें। लेकिन अब पीटीआई के पास इन सवालात का जवाब नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर मुज़ाकरात की बात कैसे कर सकते हैं? मैं अर्ज करूं, बात होनी चाहिए। मैं अर्ज करूं कि इमरान खान साहब जो हैं
वो ये बताएं जो पहले मुज़ाकरात होते रहे हैं उनका पहले नताइज, उनके नताइज तो उनके बताएं। ये आखिरी उनके सवाल यही नताइज पूछा बताएं। गया ना कि वो इतनी जो रियायतें मुज़ाकरात दी- हुए जी, उनका मुज़ाकरात नतीजा दी- यही निकला कि 100 लोग हमारे मारे गए। तो ये अब आज इस नहीं, तरह इस्लामाबाद का वाकया है जो जी, वो recent बहुत सारे वाकया हुआ, वाकयात बन्नू हैं। पे कोयटा में हुआ है अटैक जी, हुआ, कोयटा में हुआ है। जिस बिल्कुल। दिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हुए हैं और जनरल फैज हमीद जी, हुए हैं, उसको उसी दिन वो उन्हीं फिर दिनों वो में हुआ, बिल्कुल उन्हीं सही। दिनों में हुआ। आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे हमारे दिनों में तो इतने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए, तो यकीनन उनसे ये सवाल बनता है कि आपने क्वेटा का जिक्र किया, हज़ारा बरादरी जो बैठी रही लाशें लेकर, वो किस दौरे हुकूमत में हुआ था? पेशावर में कुछ सालदार में जो वाकया हुआ था वो किस दौरे हुकूमत में हुआ था? ये वाकयात तो हो रहे हैं, इससे तो आप बरी उज़िमा नहीं हो सकते कि जनाब हमारे दौर में हुए और आपके दौर में नहीं हुए, आपके दौर में हो रहे हैं। मैं समझता हूँ एतजाज़, एक तो ये शहरी रहमान साहबा के सवालात का जवाब देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब एक मैं समझता हूँ कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें इमरान खान साहब को भी जाना चाहिए और जाके इस जो दहशतगर्दी है इसका कोई हल निकालना चाहिए। वैसे तो सोर्सेज ने बताया है कि कौमी सलामती कमेटी हो रही है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं, वो उसमें डिस्कस होंगी और फाइनल कर दी जाएंगी। सही। लेकिन एतजाज़ बात ये, मुज़ाकरात किस बात के किए जाएँ? एक आदमी मेरा गला दबा रहा है, मेरा गला उतार रहा है, मेरे बच्चों का गला उतार रहा है और मैं उससे मुज़ाकरात करूं? भाई अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर दुनिया हमारे बारे में नहीं, क्या फिर सोचेगी? मुज़ाकरात की साइंस तो ये है ना कि दोनों फरीक जो है वो मुज़ाकरात पे राजी हों और फिर मुज़ाकरात का पास रखते हों। हमने तो गुज़िश्ता 10 साल में देखा कि मुज़ाकरात अगर हुए हैं तो उन मुज़ाकरात का पास तो नहीं रखा गया, उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि इक्का दुक्का वाकयात और फिर वो लहर जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। मैं ये समझता हूँ एतजाज़ कि इस पर बहुत सख्त रद्द अमल की ज़रूरत है, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी, रियासत पाकिस्तान की तरफ से भी और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। लोग ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि एक बहुत सख्त जो है वो रद्द अमल होना चाहिए। अगर हमने रद्द अमल ना दिया और हमने ये कहा, जैसे कल पार्लिमान की एक कमेटी को कहा गया कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए उनसे, अगर ये मुज़ाकरात का ये किया गया तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे और फिर लोग जिस किस्म के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, अभी तो शहरी रहमान साहबा ने किए हैं ना, फिर लोग और तरह के भी क्वेश्चन शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया भरा पड़ा है जी, ठीक है, और वहाँ जो चीज़ चल नहीं रहा, बहस हो रही है, जो बातें चल रही हैं वो फिर किसी के हक़ में नहीं है। फिर किस किस के ख़िलाफ़ आप मुकदमा बनाएंगे, किस किस को आप पकड़ेंगे? तो लिहाजा ये फ़ैसला करना होगा कि मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में क्या है और जो मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में है, जिससे हम अपनी कौम के लोगों को महफूज बना सकें, इस गरीब कौम का नुकसान ना हो, मुल्क जो है वो महफूज हो, वो फ़ैसला उस होमवर्क पर अमल दरामद होना चाहिए और अमल दरामद होता हुआ नज़र आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जाहिर है हुकूमत की ये वाकया जो जाहिर है आलमी सतह पर भी रिपोर्ट हुआ, दुनिया भी देख रही है। हम तो चूँकि इस मुल्क के शहरी हैं, हमने तो ये सवाल उठाने हैं, आपने, मैंने, हर आम आदमी ने, लेकिन आलमी सतह पर भी ये यकीनी तौर पर हुकूमत की जानिब देखा जा रहा है कि अब ये इतना बड़ा सानया हुआ और इससे हमने रिसेंट माजी करीब में हमने देखा कि मुज़ाकरात भी हुए, वो भी वायलेट हो गए हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि एक तो इस वाक़े के हवाले से जिस नेटवर्क का जिक्र IG KPK कर रहे हैं उसके हवाले से क्या कार्रवाई होती है और फिर ओवरऑल चूँकि जो जिम्मेदारी कबूल की गई थी एक ग्रुप की जानिब से, TTP के एक ग्रुप ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, दूसरी जानिब से कुछ तरदीदों की बातें भी सामने आती रहीं, उनके हवाले से क्या पॉलिसी सामने आती है? मेरे ख्याल में ये दो बड़े अहम फैक्टर्स हैं जिस पे फौरी तौर पर कुछ रिस्पांस देना होगा, ना सिर्फ कौम को बल्कि आलमी सतह को भी। देखें एतजाज़, मैं आपको बताऊं, एक तो ये जो नेटवर्क है ये पकड़ा जाएगा और इसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और इसके लोगों को करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक आपको पता है कि पिछले दिनों एक इंटरव्यू में, अभी 2 रोज़ पहले, वो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि तारीक़ तालिबान के जो लोग हैं उनके कुछ जो कैंप्स हैं वो परली तरफ हैं। अब ये देखना है कि हमने उन कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है और मैं समझता हूँ कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें ज़ाहिर है अफगानिस्तान की आपको हमें मदद करनी की चाहिए। ज़रूरत है, ताउन की अफगान तालिबान से हम बात करें, हमने बड़ी उनकी मदद की है, ठीक है। आपको पता है जब उन्होंने काबुल टेक ओवर किया तो हमारे DGI से ही फैज़ हमीद साहब वहाँ गए और वो कप हाथ में था और चाय शाय पी रहे थे वहाँ, उनसे बात करनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए क्योंकि कौम अब एक्शन चाहती है। कौम बहुत गुस्से में है और कौम को बताना होगा कि जनाब हमने क्या एक्शन करना है। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है। ईरानी जनरल मारा गया ना जी, और उस पर ईरानी में कौम बाहर निकल आई
और ईरानी लीडरशिप ने रिएक्शन कर दिया अमेरिका के सुलेमानी की खिलाफ, बात कर दिया ना जी, जनरल बिल्कुल सुलेमानी ठीक का। है। तो हमें रिएक्शन की ज़रूरत है, हमें भी रिएक्शन करना होगा। ठीक है, इस पे हमें रिएक्शन करना होगा। पाकिस्तान पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अब अमन व अमान का जो इस्तेहकाम है, अगर वो ख़राब होता है और अमन व अमान की सूरत बिगड़ दी है तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए फौरी तौर पर इकदाम करना होगा। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।